जाता है और यही पूरे देश में कमोबेश है। ओके, सुधांशु जी। अब मैं मनोज जी की बात, एक गरीब का बेटा सिर्फ इसलिए इनकाउंटर में मार दिया गया कि वो यादव समाज से था। अभी ललितपुर में क्या हुआ, एक पटेल को मुख्यमंत्री के सजाती लोगों ने घर में जाके जला दिया। कौन सवाल करेगा? सुधांशु जी स्क्रीन पर, वो अपनी बात रखें, तब तक आप कनेक्शन। देखिए, जो मनोज जी ने बोला मैं उन्हीं का बात का जवाब देता हूं। इनका कहना है SC ST को ये दिया, ये नहीं दिया। मैं तो कहता हूं छीन किसने लिया? उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने खत्म किया? सपा की सरकार ने। आप कह रहे हैं इनको नौकरी दी और स्थान दिया। हजारों दलित जो कि प्रमोट हो चुके थे उसको रिवर्स करके डिमोट किसने किया? सपा की सरकार ने। भारत के इतिहास में कोई उदाहरण ऐसा नहीं है कि हजारों आरक्षित श्रेणी के लोग जो प्रमोट हो चुके हों उन्हें डिमोट कर दिया जाए। अगर किया तो सपा की सरकार। अब आइए, रिजर्वेशन इन प्रमोशन का विषय संसद में आया तो किस पार्टी के सांसदों ने फाड़ के फेंक दिया वो विधेयक? समाजवादी पार्टी। अब आपको बताना चाहता हूं, उत्तर भारत में और एब्सोल्यूट सरकार में देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती जी का एलानिया कोर्ट में दिया बयान है। स्टेट गेस्ट हाउस कांड में समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे और बसपा के दलित विधायकों को जातिवाचक शब्दों के साथ अपमानित कर करके घसीट के गाड़ियों में बैठाल के बलपूर्वक लिया जा रहा था। वो किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। जानलेवा हमला मायावती पे किया समाजवादी पार्टी ने। बचाने कौन गया? हमारे नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी। मायावती जी ने तो अभी कुछ दिन पहले बयान भी दिया था कि कांग्रेस उस समय क्या कर रही थी। तो किसका किसके साथ? और उत्तर प्रदेश के इतिहास में यदि नारा लगा है पहली एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की दलित गवर्नमेंट पूरे भारत के इतिहास में आई है 2007 में, तो वो नारा लगा था जड़ गुंडा। क्या तरीका है? आप बहुत भी बोल रहे थे जैसे राष्ट्रीय चैनल पे होता शांति से। आप अपने दौर का इंतजार करिए, अपने टर्म का इंतजार करिए। अभी उन पर सबसे ज्यादा ये तरीका ठीक नहीं है कि आप पूरा भाषण दे देंगे और दूसरे में डिस्टर्ब करेंगे। मनोज जी, बीच में आपको किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं, पूरी बात अब मैं जवाब उसके बाद क्रॉस और काउंटर क्वेश्चन है ना। अगर भारत के इतिहास की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की पहली दलित गवर्नमेंट बनी, किसी दलित पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली 2007 में उत्तर प्रदेश में, तो नारा क्या था? चढ़ गुंडन की छाती पर, मुहर लगाओ हाथी पर। हमारा नारा नहीं था, बुआ जी का नारा था। वो किसके लिए बोला गया था? यह उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश को समझने वाले सब लोगों को पता है। अब मैं बताता हूं जिसकी हिस्सेदारी और जिसकी जितनी संख्या भारी की जो ये लोग बात करते हैं मुसलमानों के ऊपर। तो अभी हाल में चुनाव संपन्न हुए रूबिका जी, 542 में से इंडी गठबंधन ने 20% के हिसाब से 110 मुसलमानों की सूची बता दें, मैं अपना बयान विड्रॉ कर लेता हूं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें थी, 16 मुसलमानों के नाम बताएं, मैं अपना बयान विड्रॉ करता हूं। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहां? महाराष्ट्र। 48 में एक भी मुस्लिम नहीं, जीरो। एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। हमको ज्ञाना दे रहे हैं लोगों को। अरे भाई क्या बात? रुकिए मनोज जी, चैलेंज है ना, एक्सेप्ट द चैलेंज। कोई जिम्मेदारी इधर उधर की बातें नहीं सर, वो कह रहे हैं आपकी कोई वो ये कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी कि वो अपना स्टेटमेंट विथड्रॉ कर लेंगे। पंकज जी, मुख्तार अब्बास नकवी को किनारे लगा दिया। क्या बात कर रहे हो मनोज जी? ऐसे और नहीं किस तरह से आप बचाव कर रहे हो अपने बातों का? इस देश के 20% मनोज जी ऐसे नहीं चलेगा ना। आप ऐसे डिरेल करेंगे जिनकी डिबेट, तो 70 ठीक कमेटी नहीं की रिपोर्ट है कि उनकी बीच में हालात मत बोलिए दलितों से जब भी ज्यादा तक इस देश में खराब है। नहीं सर, ऐसे नहीं चलेगा। पंकज जी प्लीज स्क्रीन पर आइए। मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए जो अभी सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है, ही विल विड्रॉ हिज कमेंट्स। आप बता दीजिए, उन्होंने तो पूरे बकायदा सबसे बड़े स्टेट से लेकर सिलसिलेवार तरीके से बता दिया है। आप लोग तो पैरोकारी करते हैं ना मुसलमानों। तो सुधांशु जी ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के संसद में कितने मुस्लिम सांसद हैं और देश की विधानसभाओं में कितने मुस्लिम विधायक हैं। अगर कोई कुछ थोड़ा बहुत कर रहा है तो उसकी आलोचना करनी जरूरी है। खुद मुसलमानों को कितना प्रतिनिधित्व दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, सुधांशु जी जरा ये बता दें। आज राहुल जी की बात पर जो उन्होंने, राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा, अब उन्होंने कह दिया कि वैश्विक उत्पादन में चीन का प्रभुत्व है इसलिए वहां बेरोजगारी नहीं है, तो बवाल कर दिया। लेकिन इसमें क्या गलत कह दिया? ये तो तथ्य है। चीन में बेरोजगारी की दर 5% है और भारत में बेरोजगारी की दर इस समय 9.2% है। भारत से चीन ने पिछले साल 122 बिलियन डॉलर का भारत ने आयात किया, निर्यात सिर्फ 18 बिलियन डॉलर का किया। भारत में मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट
$450 बिलियन सालाना का है। सर ये आंकड़े आप कहाँ से लाए हैं? ये $5000 बिलियन बेरोजगारी दर वाले आंकड़े आप कहाँ से लेकर आए? राहुल गांधी ने कह दिया कि भारत को न्यूज 18 इंडिया डंके की चोट पर कहता है, उसके फैक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं सर। न्यूज 18 इंडिया पर गूंज में हमने वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बताए थे। सुधांशु जी, चीन बेरोजगारी दर में हमसे नीचे है, आप लोग बर्बाद हैं। मैं दोनों चीन का भी जवाब देता हूं और मुस्लिम पे भी। पंकज जी, हमने ऐसे मुसलमानों को आगे किया जो कि आलमे इस्लाम में उनकी एक हैसियत है। डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंसदान नहीं पैदा हुआ, राष्ट्रपति हमने बनाया, आप लोगों ने विरोध किया। डॉक्टर कलाम के नमाज जनाजा में कोई नहीं गया, याकूब मेनन के नमाज जनाजा में गए। आज की डेट में आरिफ मोहम्मद खान साहब जो केरल के गवर्नर है, मैं मौलवी उलेमा इकराम की बात नहीं करता हूं, पॉलिटिकल क्लास में मैं चैलेंज करके कहता हूं इस्लामिक मामले में उनसे बड़ा आलिम फाजिल कोई हो जो बात करने की हैसियत रखता हो तो बता दीजिए। और देश में सबसे सेंसिटिव पोस्ट क्या होती है? आईबी चीफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो। कोई गवर्नमेंट चेंज होती है, आईबी चीफ फट से बदलती है 15 दिन में। जब मोदी जी आए मई 2014 में तो भारत का आईबी चीफ कौन था? आसिफ इब्राहिम। And he's the only IB chief which was not changed, और 2 साल का कार्यकाल पूरा करके गए। मोदी गवर्नमेंट में आईबी चीफ मुस्लिम थे। अब मैंने पूछा, देखिए डिस्टर्ब मत करिए सर, अनकंफर्टेबल टाइम पे डिस्टर्ब करने का अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। पंकज जी, आप तो वरिष्ठ हैं, आप तो सफाई नहीं है ना, तो आपने अपने टर्न पे शांति से हम लोग बात करें। अब आइए चीन के ऊपर। पंकज जी, आपके आंकड़ों का स्रोत क्या है? चाइना की सरकार ने 2023 से लेकर जनवरी से लेकर जुलाई 2023 के बीच में बेरोजगारी की दर वहां पहुंची 21%। और मैं दर्शकों से कह रहा हूं, चेक कर लीजिए, चीन ने अगस्त 2023 के बाद 6 महीने तक बेरोजगारी के आंकड़े जारी करने बंद कर दिए। अगस्त से लेकर अगस्त 2023 से जनवरी 2024 तक चीन में कोई बेरोजगारी का आंकड़ा नहीं। फिर उन्होंने जनवरी में दूसरे तरीके से आंकड़ा देना शुरू किया, जिसपे उन्होंने कुछ और चीजें ऐड की। फिर इस साल जुलाई में 17% है। क्या बात कर रहे हैं सर? वहां के ऊपर सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी एवरग्रांड डिफॉल्ट कर गई। 1 दर्जन से अधिक जो कंपनीज हैं रियल एस्टेट की, वो डिफॉल्ट कर गई हैं। चाइना के अंदर की स्थिति क्या है कि बैंकों के आगे टैंक तक लगाने पड़े हुनान प्रोविंस में। मैं बहुत विस्तार से बता सकता हूं। ये कहां से कौन आप लोगों को आंकड़ा देता है? राहुल गांधी को कौन से ये चीन के बारे में परिस्थिति नजर आती है कि चीन में रोजगार बहुत? अब ये बताइए सुधांशु जी, ये जो मैं एक और बात कह दूं दर्शकों से। सुधांशु जी, मैं आपको मौका दूंगी, लेकिन आप मनोज, मैं एक सेंटेंस और बोल दूं। अच्छा, एक सेंटेंस बोलिए और फिर मनोज का एक सेंटेंस। कोई दर्शक जाके चेक कर ले, चीन में जो इलेक्ट्रिकल कार्स हैं उनके भी मैन्युफैक्चरिंग पे असर पड़ा। उसने, जानते हैं चीन ने क्या कहा है कि आप एक एक प्रोडक्ट खरीदोगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कम होती जा रही है। और चीन ने इलेक्ट्रिकल कार्स के ऊपर जो यूरोपियन यूनियन ने 37% ड्यूटी लगा दी है, उसके अगेंस्ट WTO हो गया है, लेकिन क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी प्रोडक्शन कम हो रहा, बेरोजगारी बढ़ रही। ये कौन ज्ञान दे देता है? कहां से मनोज काका बताइए तो सही, ये कौन सी आपके तरकश में कौन से तीर है? कौन ये तीर डाल रहा है? फिर मैं कह रही हूं फैक्ट्स पर बात करेंगे। अब देखिए, हमारे तर्कस में कौन सा तीर है, कौन सा तीर नहीं है, ये तो हम आप सब जानते हैं। अब सुधांशु त्रिवेदी के वो उस बयान से और उस तरह के विचारधारा से तो हम संबद्ध नहीं हो सकते हैं कि गोबर से कोरोना का इलाज हो जाएगा, थाली और ताली पिटवाने से कोरोना का इलाज हो जाएगा। और इनका इसी तरह की राजनीतिक और इसी तरह की इनकी वैज्ञानिक चेतना है कि जब देश में लाशें निकल रही थी तो नरेंद्र मोदी थाली पिटवा रहे थे। और अगर मुंह से ही चाइना से आप सशक्त बन रहे हैं तो बनिए। आज चाइना की इकोनॉमी कितनी है, हमारी कितनी है? चाइना की $18 ट्रिलियन है, हमारी $3.95 ट्रिलियन है। वो दुनिया के विकसित राष्ट्रों में आज चिप का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां हो रहा? चाइना से सबसे ज्यादा व्यापार आप कर रहे हो। चाइना के मुल्क के प्रधानमंत्री को झूले नरेंद्र मोदी जी झुला रहे हैं। लेकिन सच को सच कह दो, उसके लिए इन लोगों को सच सुनने की कहीं भी कोई संतुष्टि ही नहीं है। सच के ये लोग बहुत खिलाफ होना चाहते हैं। गलवान घाटी में क्या हुआ? आज हमारे जो सारे जो देश हैं
चाइना वहां से लेकर के पाकिस्तान से लेकर के अफगान तक कॉरिडोर बना चुका है। हमारे जो सैनिक हैं उनसे पूछिए कि क्या हालात है। हमारे जब सैनिक कहने लगे कि हमें एयरक्राफ्ट से भेजिए, हमें एयर ट्रांसपोर्ट दीजिए, तो एयर ट्रांसपोर्ट न देकर के जमीन से भेज देते हैं और हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं पुलवामा में। उसका जवाब नहीं देंगे। सिर्फ मुंह से अगर बनना है, अगर ताली थाली और अगर गोबर वाली परंपरा से ही अगर देश समृद्ध हो जाएगा, अगर 47 में हम विकसित राष्ट्र हो जाएंगे, तो आपको मुबारक। एक दुनिया जब नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं कि यम निजा परोवेति गणना चल इतनी बातें मनोज काका बोली हैं, आप कह रहे हैं पूरी मुझे दुनिया प्रूफ दीजिए गलवान का, तो ये बात तो मुझे माननी प्रूफ पड़ेगी दीजिए ना कि कहां गलवान का। विकास और है कहां इतना नहीं है, चीन को इसको लेकर हमें आपने समझना बातें पड़ेगा। कह दी है मनोज काका, इतनी चीन को, तो वहाँ तो भाई एक ही गवर्नमेंट है, हम चीन को लेकर नहीं बात कर रहे हैं। डेमोक्रेसी नहीं है। चीन से भारत की प्रतिभा, सुनिए तो रूबिका, अब सुन लीजिए, मैं खत्म कर रहा हूं, सुन लीजिए। चीन से भारत की प्रतिभा, भारत का गौरव, भारत का लोकतंत्र सब सशक्त है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि वो अपने देश पर जो लगातार कर्जे लाद रहे हैं, अपने देश के 140 करोड़ लोगों पर, अब अमीरात में जाकर के, दुबई में जाके शेख को गले लगाते हैं और अपने यहाँ मुसलमानों के खिलाफ लगातार गिरिराज सिंह से लगा करके और तमाम उन्मादी लोगों से बयान दिलाते हैं। ओके सर, आपने कहा खत्म कर रहे हैं, मैंने मौका दिया आपको जवाब, समाजवाद बना रहे, मानवता बनी रहे, और इसी आधार पर हम दुनिया का नेतृत्व कर पाएंगे। आपको जवाब सुनने का भी मौका दूंगी। उन्मादी विचारधारा से कभी दुनिया का नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, ये चीन को लेकर इतनी मेरे तो समझ ही नहीं आता, क्या वजह क्या है? मुझे भी वजह नहीं पता। मैं राहुल गांधी जी से जानना चाहता हूं कि जब डोकलाम का क्राइसिस हो रहा था, भूटान, चीन और भारत के बीच एक जगह है, तो राहुल गांधी चीन के एम्बेसी में चाउमीन खा रहे थे। उस समय उनके जो बयान हैं वो चीन के प्रति बहुत गहरा लगाव दिखता है। इन लोगों का चीन से कोई संबंध, और ये मनोज यार, ये बदतमीजी नहीं, ये ठीक नहीं। मनोज काका, आपके बीच में कोई नहीं बोला था, ऐसे मत नरेंद्र मोदी, ऐसा मत करिए। आपको मौका दिया, आपने पूरी बात बोली है, बाकियों की तरह आप सुनने का भी तो, मनोज जी चुप हो जाइए, रखिए ना। भूल गए क्या सत्यप्रकाश जी? आप तो ऐसा लग रहा है कि बस आप ही बोलेंगे। तो देखिए, राहुल गांधी जी ने हमेशा चीन से तुलनात्मक दृष्टिकोण में इसलिए कहा, कुछ चीन का बैकडोर रिलेशन है कांग्रेस पार्टी और चीन के किसी एजेंसी के साथ। ये बात देश जानता है और सरकार भी जानती है, और कई बार ये आरोप उन पर लगा है सबूतों के साथ। वर्तमान माहौल में जो हम डिस्कस करने बैठे थे कि राहुल गांधी जी जो विदेश की धरती पर भारत के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं, यहाँ के सिखों के बारे में कुछ कहा है, तो इस अनाप शनाप को बोलने के लिए कांग्रेस पार्टी को जवाब तो देना पड़ेगा। और अगर जवाब नहीं देंगे, वो क्यों बोल रहे हैं? फ्रस्ट्रेशन में 3 बार जो व्यक्ति जनता से बार बार नकार दिया गया हो और सारी सीटों सारे लोगों के साथ मिलने पे किसी तरह 99 पर पहुंचा हो, तो उस व्यक्ति के साथ ऐसी मानसिक स्थिति होगी कि वो विदेशी धरती पर भी जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश करेगा। ऐसा पहले कभी किसी विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता ने नहीं किया। संक्षेप में, सच में क्या वो बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहे? क्या यहाँ पर सिख बगैर पगड़ी के घूमना पड़ता है, उनको बगैर कड़े के घूमना पड़ता है? क्या बात कर रहे हैं आप? देसी धरती, विदेशी धरती, ये क्या होता है? परंपरा तो यही थी रूबिका जी कि जब हम विदेशी धरती पर हों तो अपने देश के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी ना करें। मगर ये परंपरा तोड़ी किसने? इसे तो नरेंद्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के भीतर ही तोड़ दिया। 2015 में 14 से 16 मई तक चीन में और फिर 18 से 19 मई तक दक्षिण कोरिया में सियोल में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले भारतवासी सोचा करते थे कि पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे कि भारत में जन्म हो गया। फिर उसी साल 2015 में नरेंद्र भाई ने कनाडा के टोरंटो में रिको कॉलेजियम स्टेडियम में क्या कहा था? उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों को जितनी गंदगी फैलानी थी उन्होंने फैलाई, गंदगी फैलाने वाले अब चले गए हैं, हमें तो अब सफाई करनी है। फिर अमेरिका में क्या कहा उसी साल सितंबर में कि स्कैम इंडिया अब स्किल इंडिया बन गया है। और अभी अभी मैंने आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की असलियत अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। आप कहें तो मेक इन इंडिया की असलियत भी बताऊं? सुधांशु जी बैठे हैं, सब जानते हैं कि मेक इन इंडिया नाम के लिए है। तकरीबन सारे पुर्जे चीन से लाकर भारत में असेंबल कर दिए जाते हैं। मेक इन इंडिया के नाम पर सरकार घटिया सामान खरीद रही है,
तमाम आरोप हैं। मेक इन इंडिया के बहाने सुरक्षा उपकरणों तक की घटिया सप्लाई के आरोप हैं। सुधांशु जी पता कर लीजिए, अभी अभी अखबारों में छपा कि विमानतलों पर जो सामान की एक्सरे मशीनें हैं उनके ठेकों में बहुत बड़ा सैकड़ों करोड़ के ठेकों में घोटाला हो रहा है। आरोपों पर जवाब सुधांशु जी, पहले कौशल विकास और अब मेक इन इंडिया पर बात। एयरपोर्ट अथॉरिटी सुनने को तैयार नहीं है। ओके, तो ये हालत है। मैं मनोज काका जी और पंकज जी दोनों की बात का क्रमवार उत्तर देता हूं। पहले मनोज जी ने कहा वो गोबर की बात, तो मनोज जी को पता नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग के हिसाब से गोबर जो है वो सबसे बढ़िया इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक माना जाता है। देसी गाय के गोबर में कीड़े नहीं पड़ते, इसके पेटेंट भी अवेलेबल है। और सुनिए मनोज काका जी, कान खोल के सुन लीजिए, गोमूत्र का भी एंटी फंगल, एंटी वायरल चीज के लिए पेटेंट है। यूएसओ पेटेंट नंबर है 6। अरे सुनो मेरे भाई, 641 क्या बदतमीजी है, हर बात में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। क्या तरीका है ये? कोई ये बोलेगा आप बीच में बोलने लगेंगे। मनोज जी ऐसे मत कीजिए ना, आपको मौका क्या तरीका है भाई? राष्ट्रीय चैनल पे सभ्यता और भद्रता के साथ बात करिए। सब अपने अपने टर्न का इंतजार करते हैं। आप जब आपका टर्न आए मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा। आप उड़ा दीजिएगा, आप मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा, मगर दूसरे को बोलने दीजिए। पर रुक जाइए जी। हाँ, अब मैं बताता हूं मनोज काका जी, विधिवत कान खोल के सुनिए। गोमूत्र का यूएस पेटेंट है और पेटेंट नंबर है 6410059। मगर क्या बताएं, ऐसा गुड़ गोबर किया हुआ है दिमाग में भरकर कि भारत की कोई भी अच्छी चीज को यह मानने को तैयार ही नहीं होते। अब आइए चाइना के ऊपर, ये कह रहे हैं चाइना से तुलना करनी चाहिए। तो मनोज जी और पंकज जी, आप दोनों लोग जरा ध्यान दें, आपके सुलभ संज्ञान के लिए बोलना चाहता हूं। एक सज्जन है ली फॉन्ग शू, उनका नाम सुना है आपने? ये कौन है? चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, गायब, पता ही नहीं है कहां। एक और सज्जन है मिस्टर क्विंग गैंग, ये कौन थे? चाइना के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, गायब। और एक है मिस्टर ली याई चाउ, ये चाइना की सबसे एलीट रॉकेट कमांड के चीफ थे, लाइक द डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, गायब। और सुनिए, जैक मा, अलीबाबा के मालिक, जो $29.8 बिलियन का आईपीओ ला रहे थे, गायब। अरे बहुत लिस्ट है। और आप कहते हो, और उसके बाद दर्शकों तो मैं कहता हूं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में चाइना भारत से 30 अंक ऊपर है। सोचिए ये लोग कैसी प्रेस फ्रीडम बताते हैं। डिफेंस मिनिस्टर गायब, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गायब, आर्मी का सेकंड इन कमांड गायब, और सबसे बड़ा जो उद्योगपति है वो गायब, और उस पर कोई चू नहीं बोल सकता। लास्ट प्लेनियम हुआ तो हु जिंताओ की बाहर निकालती फोटो के अलावा मीडिया के पास एक फोटो नहीं, एक सवाल नहीं, एक क्वेश्चन नहीं, और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत खराब है। अब मैं दूसरी बात का जवाब देना चाहता हूं, जो उन्होंने बात कही कि चाइना के साथ किस प्रकार के डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और उसकी बात मैं कहना चाहता हूं महोदय, तो चाइना को जिस ढंग से हम लोगों ने डील किया है, यह बताइए, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, यद्यपि इस प्रोसेस की शुरुआत मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, हम मेंबर बने, चाइना नहीं रोक पाया। धारा 370 पर एक प्रस्ताव यूएन में नहीं ला पाया। मसूद अजहर, अभी IC 814 बहुत आई है ना, मसूद अजहर को हमने आतंकवादी अप्रैल 2019 में घोषित करवा लिया यूएन से, चाइना नहीं रोक पाया। शंघाई कॉरपोरेशन की बैठक में आतंकवाद का विषय ले आए मोदी जी, चाइना नहीं रोक पाया। आज स्थिति क्या है? चाइना के साथ कितने देश है बताइए? सिर्फ 2 देश है, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। एक चाइना का मैप देखिए, इधर पाकिस्तान, उधर नॉर्थ कोरिया, क्या झूला झुलाया है। नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, और ढूंढे देश नहीं मिलता आसानी से चीन के साथ। चाइना का थिंक टैंक कह रहा है कि वो वर्स्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में है, जैसा टियानामेन स्क्वायर के बाद था। महोदय आप तो पढ़े लिखे हैं, मैं मनोज जी की बात समझ सकता हूं, वो पार्टी के प्रवक्ता है, और समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी के प्रवक्ता है कि जो तथ्यों में कम, बवाल में ज्यादा विश्वास रखती है। आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं सर, एक भी फैक्ट मैंने गलत बोला हो तो मैं अपना बयान विड्रॉ करने को तैयार हूं। पंकज जी को मौका दूंगी, लेकिन उससे पहले मनोज काका कौन सा तथ्य बताएं? मनोज काका, भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला तथ्य बता करके उसी को देश का तथ्य समझाना चाह रहे हो। जो तथ्य है, तथ्य से आप भाग रहे हो। आज चाइना की स्थिति क्या है, हमारी क्या है, आप बता रहे हो। बांग्लादेश में चाइना का इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है। मालदीव के साथ क्या हुआ, नरेंद्र मोदी कहां, मणिपुर में क्या हालात है। जो बुनियादी सवाल आज मणिपुर में जिरीबाग से लेकर के गवर्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक का कार्यालय सुरक्षित नहीं है। सारे जगह इस देश की सारी सामरिक, जो हमारे दोस्त थे नेपाल से लेकर के बांग्लादेश, सारे लोग आज हमारे खिलाफ हैं, लेकिन इनकी सामरिक नीति बहुत अच्छी है। सच बात कह दीजिए तो इनको बहुत कड़वा लगती है।
आज सामरिक की आज चाइना की स्थिति क्या है, हमारी क्या है पूरी दुनिया में, ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। और राहुल गांधी ने क्या बुरा कर दिया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से यूएस यूनियन ऑफ स्टेट है उसी तरह से इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है। लेकिन आप तो अब संघीय व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तो हिटलर वाली तानाशाही चलाना चाहते हैं। वो मुख्यमंत्री भी ऐसे बनाते हैं, ऐसे हटा देते हैं जैसे किसी को पता न चले। और आज भाजपा शासित एक मुख्यमंत्री की हैसियत नहीं है कि केंद्र सरकार के खिलाफ कोई फैसला ले ले, कोई निर्णय ले ले। और भाजपा तो हमेशा इस तरह का प्रोपेगेंडा करती है। आप जातिगत जनगणना के खिलाफ क्यों गए? 99 में जब अटल जी की सरकार बनी उससे पहले हुआ था कि नहीं जातिगत जनगणना होगी, उसका रिपोर्ट किसने रोका? आपके प्रभात झा का लेख है जनसत्ता में, आपको पढ़ना चाहिए। आप ज्यादा यहाँ धार्मिक पाखंड फैला करके आप उसको वैज्ञानिक चेतना बताते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? अच्छा, अब मैं आप गोबर वाली पद्धति को गोबर वाली पद्धति से बहुत संबद्ध हो रहे हैं। सारे आप इस देश में सारे लोगों का सारे चीजों का आप इनको रॉन्ग प्रूव कर दीजिए ना। मैं तो आपको पूरा मौका दे रही हूँ, अगर आप मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ सुधांशु त्रिवेदी जी को, आप गलत साबित कर दीजिए कि 3 चीनी नाम जो इन्होंने बताए हैं वो अभी भी अपने घर में मजे से अंगूर खा रहे हैं, उनको कुछ नहीं हुआ है। आप ये प्रूव कर दीजिए कि चाइना सच में इस वक्त हिंदुस्तान से बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है, इकोनॉमिकली, मैन्युफैक्चरिंग में, और 10 दूसरी चीजें जो इल्जाम आप लगा रहे हैं। और तीसरा देखिए, मैं फिर आप लोगों को आप लोग इधर उधर गए, मैं आपको वापस ट्रैक पर लेकर आती हूँ। राहुल गांधी जिस मॉडल की बात कर रहे हैं उस मॉडल का एक नमूना तो मुझे बता दीजिए ना। 3 राज्य हैं, 3 राज्यों में से एक नमूना मुझे बता दीजिए कि रूबेका लियाकत ये रहा। तेलंगाना जैसा माहौल हम पूरे देश में ला देंगे, कर्नाटक जैसा माहौल पूरे देश में ला देंगे, हिमाचल प्रदेश जैसा माहौल पूरे देश में ला देंगे। बताएं। नहीं, अब आपका जो सवाल है मैं समझूंगा कि आप सुनेंगी भी। मैं कभी ये नहीं कह रहा हूं ना समाजवादी पार्टी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि चाइना से हम हर क्षेत्रों में हमारा आत्मबल उससे बड़ा है। हमारे लोग, हमारे जो सरहदों पे सुरक्षा करते हैं, उनके साहस, अदम्य साहस, उसकी कुर्बानियां सब हमारी बड़ी हैं। लेकिन सवाल यह है कि कोई देश दुनिया के पृष्ठभूमि पर और दुनिया के पटल पर अगर आगे बढ़ रहा है हमसे, तो इसे हमें स्वीकार करना चाहिए और हमें उस तरह के सकारात्मक आगे नहीं बढ़ रहा है भाई, आपके दिमाग में आगे बढ़ा है। सिर्फ अगर बातों से समृद्धि आ जाए, अगर क्या ये सही नहीं है कि देश लगातार कर्जों में डूब रहा है? क्या ये सही नहीं है कि ओके मनोज काका जवाब दीजिए सुधांशु जी। सबने कहा है कि भारत अपने जीडीपी के बरक्स लगभग 100% मैं एक लाइन में मैं जवाब देता हूं। जो मनोज जी ने कहा मैं बिल्कुल कहता हूं, हमें ध्यान देना चाहिए। चाइना और भारत 70 के दशक तक एक थे। फिर फैक्ट बोल रहा हूं, दर्शक जाके चेक कर लें। 1980 में चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $2.4 बिलियन था और भारत का 7.8 था। भारत का 3 गुना था चीन से। और 80 से लेकर 2014 तक 34 साल में सिर्फ 6 साल हमारी सरकार रही और कहां चीन पहुंच गया, कहां हम रह गए जनाब। मगर अफसोस कि आज भी जो अपनी प्रेरणा विदेश में ढूंढते हैं, उनके लिए एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। इसीलिए वो अमेरिका में और इंग्लैंड में जाकर कहते हैं डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी। यही वो